8 अगस्त 2005 की सुबह ब्राज़ील के शहर फोर्टालेज़ा के पुलिस स्टेशन में अचानक एक कॉल मौसूल होती है। ये कॉल सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा ब्रांच से की गई थी। फ़ोन पर बताया जाता है कि बैंक में एक बड़ी डकैती हो चुकी है और तकरीबन $71 मिलियन गायब हो चुके हैं। ये खबर सुनते ही पुलिस की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ौरन ही पुलिस की दस्ते पूरी रफ्तार से उस बैंक की तरफ रवाना हुई जहां ये हैरानकुन वारदात पेश आई थी। पुलिस टीम बैंक के अंदर दाखिल होती है और सीधा हीस्ट स्पॉट की तरफ बढ़ती है। वहाँ जो मंजर उनके सामने था वो किसी क्राइम मूवी से कम नहीं था। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील की ये पूरी ब्रांच बुरी तरह लुट चुकी थी। फर्श पर टूटी हुई अलमारियाँ, खाली तिजोरियाँ और कुछ जगहों पर फटे हुए नोट बिखरे पड़े थे। इस डकैती को देखकर साफ महसूस होता था कि ये एक मास्टर लेवल प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई एक ऐसी वारदात थी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। अब सवाल ये है कि ये डकैती कैसे की गई, इसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड था और कौन सा गैंग था जिसने ब्राज़ील के तारीख़ के सबसे हैरानकुन हीस्ट को सरअंजाम दिया। ये सब जानने के लिए हमें अगस्त 2005 से 4 महीने पीछे अप्रैल 2005 में जाना होगा। अप्रैल 2005 में ब्राज़ीलियन पुलिस के मुताबिक 27 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह फोर्टालेज़ा में दाखिल होता है। पब्लिक रिकॉर्ड में ये मौजूद नहीं कि ये लोग कहाँ से आए थे, मगर बाद की तहकीक से ये बात सामने आई कि इनका ताल्लुक़ किसी एक इलाके से नहीं था, बल्कि ब्राज़ील के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग अलग जराइम में मुलविस रहे थे। फोर्टालेज़ा आने का इनका असल मकसद सिर्फ एक था, एक बैंक लूटना। लेकिन ये कोई आम बैंक नहीं था, ये सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील की एक अहम शाख थी जो पूरी रीजन में पैसों के सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करती थी। इस मंसूबे का लीडर और इस ग्रोह को बनाने वाला एक बदनामी ज़माना मुजरिम था जिसे सब अलिमाओ कहते थे। इसका असल नाम था एंटोनियो जोसेवान अल्वेज दोस सांतोस। यही शख्स इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने आइडिया सोचा, टीम बनाई, प्लान तैयार किया और हर मूव को डायरेक्शन दी। अलिमाओ का मकसद बहुत साफ था, एक ऐसा जुर्म करना जो ब्राज़ील की तारीख़ में कभी न हुआ हो, बग़ैर आवाज़ के करोड़ों गायब कर देना और ख़ुद भी ऐसा गायब हो जाना कि कोई पकड़ न सके। उस वक्त सेंट्रल बैंक फोर्टालेज़ा की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। इमारत के बाहर आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे। 2-2 एंट्री सिस्टम और शनाख्त की मुकम्मल जांच होती थी। अंदर दाखिल होने के बाद हाल और राहदारियों में CCTV कैमरे नस्ब थे, जबकि वॉल्ट के करीब मोशन डिटेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स लगे हुए थे और कुछ हिस्सों में लेज़र भी मौजूद थे जो गैर मामूली हरकत पर अलार्म ट्रिगर करते थे। ये सब इंतज़ामात आम डकैती को रोकने के लिए काफ़ी थे। लीडर के अलावा जिन डकैतों के नाम पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं वो ये हैं: मोइसेस टेशेरा दा सिल्वा, फर्नांडो कार्वालो परेरा, पेड्रो जोसे दा क्रूज, एंसेल्मो ओलिवेरा मगालहाइस और बाकी के ये सारे नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से चंद लोग बहुत स्पेशल थे जिन्हें ख़ास टास्क दिए गए थे, जबकि बाकी मज़दूरों की तरह हार्ड वर्क के लिए रखे गए थे। ये सब डिटेल आगे सामने आएगी। फोर्टालेज़ा पहुंचते ही ग्रोह ने एक घर किराए पर लिया जो बैंक से तकरीबन 70 मीटर के फासले पर था। अलिमाओ ने सबके सामने जो असल प्लान रखा वो होश उड़ा देने वाला था। इसी घर के एक कमरे से ज़ेर ज़मीन एक लंबी सुरंग खोदी जाए जो सीधा सेंट्रल बैंक के वॉल्ट रूम तक जा पहुँचे। सुनने में ये आइडिया शायद आसान लगता हो, मगर उसको हकीकत में बदलना एक नाकाबिल यकीन चैलेंज था। टीम के हर रुकन के पास अपनी अलग अलग महारत थी। मोइसेस टेशेरा दा सिल्वा एक माहिर इंजीनियर था। उसने सुरंग का पूरा नक्शा डिज़ाइन किया और खुदाई के आगाज़ से आखिरी दिन तक टीम के साथ मौजूद रहा। अलिमाओ के गैर मौजूदगी में टीम को लीड करने के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया था वो था जॉर्ज लुइस दा सिल्वा। तीसरा अहम रुकन लुइस फर्नांडो रेबेरो था। ये वो शख्स था जिसने सुरंग बनाने के तमाम अखराजात उठाए थे, यानी ग्रोह का फाइनेंसर था। इसी तरह बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड जोसेमार नेवेस केरोस ग्रोह के लिए सबसे कीमती साथी साबित हुआ। उसने बैंक से इंतहाई अहम अंदरूनी मालूमात फराहम किए, जैसे बैंक का मुकम्मल नक्शा, अंदर मौजूद वॉल्ट की लोकेशन, कैमरे कहाँ लगे हैं, मोशन सेंसर्स कहाँ मौजूद है, किन जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट्स है, कमरों, हाल्स और कंटेनर्स की ऊंचाई और चौड़ाई क्या है। बाद में एक और इंजीनियर को भी हायर किया गया जिसे सब लोग डॉक्टर कहते थे। इसका असली नाम था मार्कोस रोगेरियो।
टीम मुकम्मल होने के बाद अलीमाव बैंक से तकरीबन 80 मीटर के फासले पर एक घर किराए पर लेता है। वो इस घर को अपना हेडक्वार्टर बना देता है। यही वो जगह थी जहाँ के एक अंदरूनी कमरे से सुरंग खोदकर ज़ेरी ज़मीन बैंक के वार्ड तक पहुँचना था। बैंक और इस घर के दरमियान एक इंतहाई मसरूफ़ हाईवे थी जहाँ 24 घंटे गाड़ियों और लोगों के आमदोरफ्त जारी रहती थी। चुनांचे सुरंग खोदने के दौरान जो मिट्टी निकलती उसे बाहर कैसे ले जाया जाए, ये सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि अगर लोग देख लेते कि एक ही घर से टनों के हिसाब से मिट्टी निकलकर ट्रकों में भरी जा रही है तो शक पैदा होना लाजिमी था। अलीमाव ने इस मसले का एक कमाल का हल निकाला। उसने सोचा कि क्यों न इस घर को जाली कारोबार की शक्ल दे दी जाए। अगले ही दिन उसने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था ग्रास एंड गार्डनिंग। यूँ एक जाली गार्डनिंग कंपनी खोल दी गई। गार्डनिंग बिजनेस में आमतौर पर लोगों के घरों, दफातर या पार्क्स में घास उगाना, पौधे लगाना, घास काटना, मिट्टी बदलना और नालियाँ साफ़ करना शामिल होता है। घरों और दफातर में लगे पौधों की मिट्टी भी वक्तन फ़वक्तन बदलनी पड़ती है और पुरानी मिट्टी ट्रकों में भरकर डंप साइट या कंपोस्ट साइट पर ले जाई जाती है। इस तरह कंपनी के अंदर भी पौधों की नर्सरी के लिए नई मिट्टी मंगवाई जाती है और पुरानी निकाली जाती है। इस बहाने अलीमाव और उसकी टीम जो भी सुरंग की मिट्टी बाहर ले जाते, लोगों को यूँ लगता कि ये तो बस एक आम गार्डनिंग कंपनी का काम है। यूँ किसी को राय के बराबर भी शक नहीं हुआ। घरेलू इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद उन्होंने सुरंग खोदने के लिए पूरा सामान मंगवाया, जिसमें शामिल था स्पेड्स, पिकैक्सेस, डायमंड कोर ड्रिल, स्लेज हैमर और बाकी के ये सारे टूल्स। अब वो ट्रक रेंट पर लेते हैं और बिल आखिर सुरंग की खुदाई का आगाज़ होता है। नक्शा पहले से तैयार था, अब आगे का पूरा काम ग्राउंड वर्क मज़दूरों के सुपर्द था। चंद ही दिनों में रातों रात एक छोटी सी सिंगल स्टोरी इमारत किराए पर ली गई। दरवाजे पर नया बोर्ड लगा दिया गया। किसी को मालूम तक न हुआ कि बैंक की तिजोरी से सिर्फ 70 मीटर पीछे चोरों का असल हेडक्वार्टर बन चुका है। घर के एक कमरे के फर्श में हथौड़ा ड्रिल से सुराख किया गया और तकरीबन 2 मीटर गहरा वर्टिकल शाफ्ट खोदा गया। दीवारों को मजबूत लकड़ी के तख्तों से लाइन कर दिया गया ताकि मिट्टी अंदर न गिरे। इसके बाद हॉरिजेंटल सुरंग शुरू हुई। चौड़ाई सिर्फ 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर से भी कम। आदमी को घुटनों के बल बैठकर रेंगना पड़ता था। हर 1.5 मीटर पर 4 बाई 4 इंच के 3 मजबूत लकड़ी के बीम लगाए जाते। दोनों अतराफ और ऊपर छत पर लकड़ी के तख्ते मजबूती से लगा दिए गए ताकि मिट्टी गिर न सके और उन्हें मोटे लकड़ी के खंभों से सपोर्ट दिया गया। फर्श पर मोटे बोर्ड बिछा दिए गए ताकि नमी की वजह से पाँव ज़मीन में न धंसे। सुरंग में LED लाइट्स लगा दी गई। एक कोने से दूसरे कोने तक प्लास्टिक के मोटे पाइप लगा दिए गए और वेंटिलेशन फैन भी इंस्टॉल कर दिया गया, जिसके चलने से ताज़ा हवा पाइपों के ज़रिए सुरंग के अंदर आती और मज़दूरों को एक बेहतरीन हवादार माहौल मिल जाता था। इन लाइट्स और पंखों को 12 वोल्ट कार बैटरी से पावर दी गई, जिससे LED लाइट्स और वेंटिलेशन फैन मुसलसल चलते रहे। खुदाई की मिट्टी फ़ौरन बाल्टियों में भरी जाती। रस्सी लगा दी गई थी जिससे बाल्टी खींचकर घर के कमरे में मौजूद शाफ्ट तक लाई जाती और फिर ऊपर खींच ली जाती और वहां से जाली कारोबार का बहाना बनाकर ट्रकों में भर दी जाती और कंपोस्ट साइट पर ले जाई जाती। यूं ये सुरंग हमेशा हल्की, साफ और महफूज रही। 3 महीनों तक 25 आदमी दिन रात बदल बदल कर काम करते रहे। तकरीबन 30 टन मिट्टी बाहर निकाली गई, मगर बाहर से देखो तो सिर्फ घास काटने वाली गाड़ी और खाद के थैले नज़र आते थे। बाकी सब कुछ पर्दे के पीछे सफाई से सरंजाम दिया जा रहा था। आखिरकार 4 महीने के मेहनत के बाद सुरंग तिजोरी के बिल्कुल नीचे जा पहुंची। डायमंड कोर ड्रिल से एक दायरा काटा गया और तकरीबन 60 बाई 60 सेंटीमीटर का साफ़ सुथरा सुराख निकाल लिया गया। रात की खामोशी में एल्युमिनियम की सीढ़ी लगा दी गई। करोड़ों रुपए के नोस के थैलों में भरे गए और सुरंग के रास्ते वापस किराए पर ले गए घर में मुंतकिल कर दिए गए और वहां से गाड़ियों में डालकर फरार हो गए। इधर सुबह जब बैंक खुला तो वॉल्ट खाली था। फर्श में एक साफ सुराख जगमगा रहा था और उधर दूसरी तरफ घर खाली करके सुरंग में मिट्टी डालकर उसे मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया था। और यूँ तारीख़ की सबसे खामोश और साफ़ सुथरी हीस्ट मुकम्मल हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन शुरू हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और चीज़ों को समझने के बाद सबूत इकट्ठे करना शुरू किया। उन्हें एक टूटी हुई डायमंड ड्रिल बिट मिली
اور ساتھ ایک ڈبہ بھی ملا جس پر اسی جعلی گارڈننگ کمپنی کا لیبل لگا ہوا تھا۔ بالکل قریب ہی ایک بالٹی کے اندر تھوک کا ڈبہ ملا اور یہی سب سے اہم تھا کیونکہ اس سے ڈی این اے نکالا جا سکتا تھا۔ پھر ایک رسی ملی جس کے کنارے سے بائیں ہاتھ کے چھوٹے انگلی کا ایک ادھورا فنگر پرنٹ ملا۔ لیبارٹری نے فنگر پرنٹ کا جائزہ لیا۔ چونکہ پرنٹ آدھا تھا تو صرف اتنی معلومات ملی کہ مجرم کے نام کا پہلا حرف کیا ہے۔ ہائی وے پر پڑی مٹی میں ٹرک کے ٹائروں کے گہرے نشانات بھی موجود تھے۔ فوٹیج نکالی گئی تو رات 2 سے 4 کے درمیان بالکل وہی ٹرک گھر کے پیچھے کھڑا نظر آیا اور نمبر پلیٹ صاف دکھ رہی تھی۔ پھر موبائل ٹاور کے ریکارڈ چیک ہوئے۔ ایک پری پیڈ نمبر بار بار ایک ہی لوکیشن پر آن ہو رہا تھا۔ جب آئی چیک ہوا تو سیدھا ایک ملزم کا نام اور پتہ نکل آیا۔ تھوک، فنگر پرنٹ، نمبر پلیٹ اور باقی چھوٹی چھوٹی نشانیوں نے پولیس کو پہلے شخص تک پہنچا دیا اور اس کی گرفتاری نے پورا گروہ بے نقاب کر دیا۔ صرف 20 دن میں 5 بڑے ملزم گرفتار ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے بینک میں چھوڑی گئی تھوک اور آدھی فنگر پرنٹ کی جانچ برازیل کے فورنزک لیب سے ہوئی تو نام نکلا انتونیو جوسیوان الویس ڈوس رائس۔ یہ 32 سالہ مزدور تھا۔ ڈکیتی کے دوران سرنگ کھودنے والوں میں شامل تھا اور 1998 میں بھی چند چھوٹے جرائم میں ملوث تھا۔ 9 اگست 2005 صبح 6 بجے ڈرل بیٹ کے سیریل نمبر سے ایک ہارڈ ویئر شاپ کی رسید ملی۔ رسید پر ایک اور مجرم کا نام اور ساتھ ایک موبائل نمبر بھی ملا۔ نمبر کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو فون آخری بار فورٹالیزا بس ڈپو کے قریب آن ہوا تھا۔ 10 اگست شام 7 بجے پولیس نے اس مجرم کو انٹر سٹی بس ٹرمینل سے پکڑ لیا۔ وہ 2 سفری بیگز اٹھائے ریسیف جانے والے بس کے طرف جا رہا تھا۔ اس کی تلاشی لی گئی تو جیب سے اسے گھر کی چابی ملی جو انہوں نے کرائے پر لیا تھا۔ دوسرا ملزم بینیویٹس کے باہر ایک فارم ہاؤس سے پکڑا گیا۔ وہ شہر کے گرم کارروائیوں سے دور وہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ تیسری گرفتاری موئسس ٹیکسیرا کی ہوئی۔ یہ ترکھان تھا، وہی شخص جس نے سرنگ کے اندر لگنے والی لکڑی کے مضبوط فریم تیار کیے تھے تاکہ سرنگ بیٹھ نہ جائے۔ اس کے فون ریکارڈ سے پتہ چلا کہ اس نے جوسیوان کو 48 بار کال کی تھی۔ اتنی بار رابطہ ہونا اس کی مکمل شمولیت ثابت کرتا تھا۔ 22 اگست کو ایک اور اہم گرفتاری ہوئی۔ بینک کے والٹ میں پیسوں کے ایک بوری پر فنگر پرنٹ ملا تھا۔ یہ بینک کا سیکیورٹی گارڈ تھا اور رات 2 بجے عمارت کے اندر موجود تھا، یعنی اندرونی مدد کنفرم تھی۔ ان سب کے بعد سب سے اہم کردار سول انجینئر ریبیریو ساؤ پالو کے ایئرپورٹ سے پکڑا گیا۔ وہ 3.2 ملین نقد لے کر جعلی ویزے پر ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بیگ میں وہی ڈائمنڈ ڈرل کی رسید بھی تھی جو سرنگ میں استعمال ہوئی تھی۔ اب پولیس کے پاس جتنے بھی ثبوت تھے ان کا استعمال کر کے 5 بندے پکڑے گئے تھے، مگر باقی 20 لوگ اپنی ڈیزاسٹر پلان کے مطابق غائب ہو چکے تھے اور کہاں غائب ہوئے ہیں یہ ان پکڑے گئے 5 کو بھی نہیں پتا تھا۔ ریڈ الرٹ جاری تھا مگر گینگ 48 گھنٹوں کا بھرپور فائدہ اٹھا چکی تھی۔ کچھ لوگ ساؤ پالو کے فلیٹس میں چھپ گئے، کچھ سلوادور کی مچھلی والی کشتی سے دور ایک جزیرے پر پہنچ گئے اور کچھ مارنہاؤ کے گھنے جنگلوں کے فارم ہاؤسوں میں جا دب کے۔ 3 افراد رورائما کے جنگلاتی پگڈنڈیوں سے پیدل چلتے ہوئے وینزویلا داخل ہو گئے۔ ہر ملزم پہلے ہی رقم چھپانے کا طریقہ طے کر چکا تھا۔ کہیں پیسے زمین میں دفن ہوئے، کہیں اس سے سونا خریدا گیا، کہیں جائیدادیں خریدی گئی اور کہیں کاروبار میں لگا دیے گئے۔ اگلی 6 مہینوں میں انٹرپول نے مزید 6 افراد گرفتار کر لی۔ 2006 اور 2007 میں فارم ہاؤسز پر چھاپے مارے گئے اور 3 اور بندے بھی ملے۔ سیکیورٹی گارڈ کو 8 سال قید کی سزا ہوئی اور سزا کاٹنے کے بعد وہ آج آزاد گھوم رہا ہے۔ جیل میں موجود سول انجینئر ریبیریو جیل میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان سب کے بعد پولیس گینگ کے لیڈر الیماؤ کے پیچھے لگ گئی۔ فیڈرل پولیس کے تحقیقات کے مطابق ڈکیتی کے صرف 48 گھنٹے بعد الیماؤ برازیل سے نکل کر وینزویلا کا بارڈر پار کر چکا تھا۔ وہ ایک نقلی پیراگوئے پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ فون کے سگنلز اور بینک کے ٹرانزیکشنز نے دکھایا کہ وہ وینزویلا سے بولیویا اور پھر پیراگوئے گیا، مگر یہ صرف سراغ تھے، کبھی اس کی کوئی تصدیق شدہ تصویر نہیں ملی۔ وینزویلا میں ایک ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا فرضی نام ملا اور اس کی وہاں ہونے کی تصدیق ہوئی، مگر جب پولیس پہنچی تو کمرہ خالی تھا۔ 2007 میں یوروگویانا کے ٹریفک کیمرے نے اس جیسا شخص ایک پک اپ ٹرک چلاتے دیکھا، مگر نمبر پلیٹ جعلی نکلی۔ 2008 تک انٹرپول کا ریڈ نوٹس برقرار تھا۔ منی لانڈرنگ کے انویسٹیگیشن میں 11 ملین برازیلین ریاس پاناما اور کیوراساؤ کے آف شور کمپنیوں میں اللیگل طریقے سے ملے۔
मगर हर दस्तखत और हर ट्रांजैक्शन किसी और ने की थी। अलीमाव खुद कहीं भी नहीं मिला। ब्राज़ीलियन फेडरल पुलिस ने उस वक्त उसे फोरागेदो यानी मफरूर आज़म करार दिया था। उसके सर पर 2 लाख ब्राज़ीलियन रियाल इनाम रखा गया ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिर फरवरी 2008 का एक आम सा दिन था। डकैती के 3 साल बाद पुलिस को पता चलता है कि ब्राज़ील के किसी मज़ाफ़ाती इलाके जिसका नाम ताग्वाटिंगा है, वहाँ अलीमाव एक टायर की दुकान पर काम कर रहा है। यहीं से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया। वो पिछले 3 साल से पुलिस से फ़रार था और ख़ुद को एक आम आदमी ज़ाहिर करके ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन फेडरल पुलिस खामोशी से उस पर नज़र रखी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ एक पुराने प्रीपेड फ़ोन कार्ड से हुआ। प्रीपेड फ़ोन वो सिम कार्ड होता है जिसमें बैलेंस पहले से डलवाया जाता है और अमूमन उस पर शनाख्त दर्ज नहीं होती, इसलिए मुजरिम उसे पुलिस से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलीमाव ने ऐसा ही फ़ोन इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस ने कॉल्स रिकॉर्ड करके आवाज़ का तज्ज़िया किया, जिससे उसके भाई की आवाज़ पहचान ली गई। भाई से होने वाली इस बातचीत ने पुलिस को अलीमाव तक पहुंचा दिया। पुलिस ने पहले उसके भाई की आवाज़ पहचानी, फिर एक खुफिया मुलाकात की निगरानी की गई। 1 माह के मुसलसल निगरानी के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यही शख्स अलीमाव है। अचानक दुकान के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है। अलीमाव दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसका पोल खुल चुका है। पुलिस उसे हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पुलिस उसके घर पर छापा मारती है। किचन के फ़र्श के नीचे एक खुफिया महफूज खाने से तकरीबन 80,000 ब्राज़ीलियन रियाल की चोरी शुदा नोट बरामद होते हैं। अब सबूत पुलिस के हाथ में था। अदालत में मुकदमा चलता है। अलीमाव पर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना तंजीम बनाने के इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं। इब्तिदा में इसे 49 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जो बाद में अपील के बाद कम होकर तकरीबन 35 साल रह जाते हैं। दिसंबर 2025 तक अलीमाव ब्राज़ील के सबसे मजबूत जेलों में से एक में कैद है। 2017 में जेल से फ़रार होने की कोशिश के दौरान उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वो कामयाब न हो सका। कानून ने आखिरकार उसे आ लिया और ब्राज़ील के तारीख़ की सबसे बड़ी डकैती का सरगना आज भी सलाखों के पीछे अपने सज़ा काट रहा है। चोरी होने वाली रकम तकरीबन 164 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल थी। पुलिस की गिरफ्तारियों और रिकवरी के बाद पुलिस को 60 मिलियन रियाल वापस मिली, जो चोरी शुदा रकम के 37% बनता है। और ये भी पकड़े गए मुल्जिमान की गाड़ियाँ, जायदादें और कुछ कैश पर कब्जे के बाद टोटल रिकवरी है। बाकी के 104 मिलियन रियाल कई मुल्जिमान के साथ गायब हो गए।